तो मैं तो पुराने ज़माने का डॉक्टर टाइप का हूँ कि जिसने ये तय कर रखा है कि भाई मैं एक मुद्दत तक पैसे लूँगा, उसके बाद पैसे नहीं लूँगा। मुझे सोच के आप मानिए, यकीन मानिए, जब मुझे ये पता चला कि सर्जरी, छोटी सी सर्जरी 12 लाख रुपए की भी होती है, तो मेरे होश उड़ गए थे। और जब मुझे मालूम हुआ कि बगैर पेट सीटी के जो है वो रेडिएशन भी करा दिया, वो भी सबसे महंगी मशीन वाला, तो मुझे हैरत हो गई कि समाज कहाँ चला गया और कौन आदमी ये सब करा रहा है जो सबसे बड़े अस्पताल का सबसे बड़ा डॉक्टर था। तो आप बड़े का मतलब महंगा है, तो अगर ये है परिभाषा बड़े होने की, तो इस परिभाषा से तो पब्लिक को भी दूर रहना चाहिए और भाई मैं भी दूर रहूंगा। ये परिभाषा मैंने नहीं बनाई है, ना बनना चाहिए। देखिए, कमर्शलाइजेशन के दो एस्पेक्ट हैं। मरीज जो है वो कल को ये शिकायत ना करें कि हमारी जांचें नहीं कराई, इस नाम पे भी बहुत सी जांचें होती हैं और डॉक्टर उसको जस्टिफाई ऐसे ही करते हैं कि कल को आप हमसे ये नहीं कहेंगे कि साहब हमारी ये जांच क्यों नहीं कराई। उस वजह से भी जांचें बहुत सी हो जाती हैं। जांचें अलग अलग बीमारियों में अलग अलग जांचें हैं, कोई एक परिभाषा नहीं है। आपने देखा होगा डॉक्टर साहब की मेज के ऊपर एक फॉर्म रखा होता है जिस पे वो टिक करते हैं कि ये जांच करा लो। अगर वो फॉर्म को पूरा दे दें आपके हाथ में तो उसमें तो कई सौ जांचें होती हैं, तो कई सौ जांचें थोड़ी हम कराएंगे। टिक करना होता है कि ये करा लो, ये करा लो, ये नियमित रूप से ये है। विश्वास की कमी जो है वो पब्लिक में जैसे हो गई है। विश्वास की कमी किस किस पे हो गई है? इंजीनियर पे भी विश्वास की कमी है, बिल्डर पे भी विश्वास की कमी है, समाज में अधिकारी पे भी विश्वास की कमी है। कहाँ तक आप बात करेंगे? तो वैसे डॉक्टर पे भी विश्वास की कमी है, तो डॉक्टर भी जो है उनको भी अपने पैरामीटर्स को ठीक करना चाहिए। मैं ये मान के चलता हूँ कि जब हमने डॉक्टरी का प्रोफेशन चुना है तो हम ये मान के चलें कि ये प्रोफेशन हमारी नर्सिंग का प्रोफेशन है। जैसे नर्स का प्रोफेशन क्या माना जाता था? खिदमत करने वाला। आपने देखा होगा नर्सिंग का प्रोफेशन जो है उसमें कभी ये थोड़ी कहा जाएगा कि नर्स जो है वो करोड़पति हो गई। सुना है आपने किसी नर्स को कि करोड़पति हो जाएगी अपनी नर्सिंग केयर करते करते? क्योंकि उसको तो खाली नर्सिंग करना है। वो तो आप भी नर्सिंग के पार्ट हैं, डॉक्टर साहब भी एक नर्सिंग के पार्ट हैं। वो हाथ है, आप हुक्म दे रहे हैं उसको कि ये करो, बस इतना सा फर्क है। बाकी ये प्रोफेशन बहुत ही पायस प्रोफेशन है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि हम कितना कम इलाज कर सकें, कितना कम खर्च करा सकें मरीज को, वो है कीर्तिमान। ना कि ये कीर्तिमान है कि कितनी जांचें करा लें और कितना ज़्यादा इलाज कर सकें। मैं हमेशा डॉक्टर के लिए कहता हूँ कि दवा देना डॉक्टरी नहीं है, दवा नहीं देना डॉक्टरी है। कितनी दवाएं हम कम कर सकते हैं पर्चे में, वो ज़रूरी है। कि जो पब्लिक ओपिनियन या जो लोग इन्फ्लुएंसर्स जिनको हम कहते हैं, जिनके व्यूअर्स ज़्यादा होते हैं, सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं सोशल मीडिया में, उनकी बात लोग सुनते हैं। उसमें लोग कभी कभी ऐसी बात कह देते हैं जिससे लोग भरोसा कर लेते हैं उस बात पे और अपने जो इलाज है उसको छोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा परेशानी आजकल हो रही है डायबिटीज़ के मरीज़ों को। डायबिटीज़ में प्रोफेसी देने वाले, प्रोफेसी का मतलब होता है ऐसा बयान करने वाले जैसे भगवान ने उनके मन में ये विचार डाला और वो आपको तक पहुंचा रहे हैं। इस तरीके के लोग बहुत हैं और वो बताते हैं कि मधुमेह जो है, डायबिटीज़ मधुमेह जिसको हम बोलते हैं, वो इन चीज़ों से ठीक हो जाता है और हम इन चीज़ों का सेवन करें तो हमारी दवा छूट जाती है। और बहुत से उसमें प्रैक्टिशनर्स, हेल्थ प्रैक्टिशनर्स जो हैं, वो भी कहते हैं कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम्हारी शुगर हम बिल्कुल ठीक कर देंगे और तुम हमारे आश्रम में 15 दिन गुजारो, महीना भर गुजारो और हम आपको एकदम स्वस्थ करके भेजेंगे। तो ऐसे मरीज़ों को मैंने देखा है कि उनको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है इन चीज़ों से। चूँकि शुगर की जो स्पाइक्स होती हैं, जो शुगर में कंट्रोल नहीं होता, जैसे मैंने डायबिटिक हूँ और मैंने मिठाई के 2 पीस खा लिए तो मेरी स्पाइक हुई शुगर की। वो स्पाइक्स भी होती हैं उसमें और कंट्रोल शुगर नहीं होती है, तो गुर्दे की डैमेज सबसे ज़्यादा शुगर के मरीज़ों में वहाँ होती है।
तो ऐसे मरीजों का ये ख्याल करना चाहिए उन्हें कि जो सिद्ध प्रैक्टिसेस हैं, जो 50 साल से चली आ रही हैं, जिनमें कोई अंतर नहीं पड़ा, अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें, हमारे पास दृष्टिकोण आज की तारीख में क्या है? एक तो हमारा अपना मुल्क है जहां हम रहते हैं, और एक ऐसे मुल्क हैं जहां हम नहीं रहते लेकिन हमारे जानने वाले रहते हैं, जहां पर वो इलाज क्या हो रहे हैं, क्या ऐसी इलाजों से लोगों को फायदा हुआ है? तो अगर हम ये कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि हमें 0.1% भी ऐसे इंस्टीट्यूशन दुनिया में नहीं मिलेंगे जो ये क्लेम करके और डायबिटीज़ की दवा छुड़वा देते हैं। वो कहते हैं कि डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी, तुम अपना सेवन जो है दवाओं के जरिए भोजन के अंदाज से बदल दो अपने, या अपनी फिजिकल एक्सरसाइज करने लगो और अपने साथ जिम्नेजियम जाने लगो, या तुम व्यायाम करने लगो, उससे तुम्हारी शुगर ठीक हो जाएगी। अगर स्टैब्लिश डायबिटिक कोई है वो सब चीज़ें अलग करेगा, लेकिन उसको दवा की आवश्यकता उतनी ही है। दवा की मात्रा कम हो जाएगी लेकिन दवा बंद नहीं होगी। मेरे अपने एक रिश्तेदार हैं, वो मानते हैं कि मैं डायबिटीज़ अपनी ठीक कर लेता हूँ, और मैं उनसे मिला तो वो बहुत कमज़ोर भी हो गए हैं, एकदम उनकी मतलब ये समझिए कि फिजिक जो थी वो पहले घुल गई है, जिसको कहते हैं पहलवान थे वो घुल गए हैं। मैंने समझाने की कई बार कोशिश करी, बोले नहीं जमाल, मैं जानता हूँ अपनी बॉडी के बारे में और मैं ठीक कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। तो ये जो है चीज़ है ना, ये कलेक्टिव कॉन्शियस को ख़राब करती है। समाज का कलेक्टिव कॉन्शियस जो है वो ख़राब हो रहा है, चूँकि एक आदमी ऐसा प्रचार कर रहा है जो प्रचार बिल्कुल एबनॉर्मल है, जिसकी कोई ठोस आधार नहीं है। वो आधार जो है वो पब्लिक को ख़राब कर रहा है, जीवन को ख़राब कर रहा है। उसको ज़रूर मना करूँगा, ख़ास तौर से पब्लिक को मना करूँगा, उन्हें बोलने दीजिए, लेकिन आप अपने जो नियमित रूप से दवाइयाँ हैं उनका सेवन करते रहिए। डायबिटीज़ का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डायबिटीज़ इस तरीके से ठीक नहीं होती है कि जब कोई पेशेंट कहते हैं, उसके घर वाले आके कहते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं साहब स्टेज 4 कैंसर है, डॉक्टर्स ने कह दिया है फाइनल स्टेज है, क्या इसमें इलाज करें नहीं करें। मेरा मानना ये है और मेरा ईमान ये है कि मौत और ज़िंदगी का देने वाला तो अल्लाह है, उसके अलावा तो कोई है नहीं। लेकिन हमारा फ़र्ज़ ये है कि जिसकी सांस चल रही है उसकी सांस को कायम रखने की पूरी कोशिश की जाए, और हम इसी तथ्य पे इलाज करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि उसकी सेहत अच्छी हो जाए, उसकी फिज़िकल स्ट्रेंथ बढ़ जाए। क्योंकि मैं उस मरीज़ को अपनी जगह रख के देखता हूँ कि अगर मैं होता ऐसा और डॉक्टर मना कर देते कि हम अब इलाज नहीं करेंगे, तो मुझे क्या फीलिंग आती। तो ये चीज़ जो है ये मान के चलना है कि अगर हम सक्षम हैं, और सक्षम होने का भी मैंने लक्ष्य बहुत सिंपल कर रखा है। मैं नर्सिंग होम में जो हमने बनाया है यहाँ पर, उसमें मैंने ये कहा है कि डेंड्राइटिक सेल थेरेपी की बात ही नहीं करना है, डेनवेक्स की बात मत करो, सिर्फ सेवा भाव से मरीज़ का इलाज करो। उसको खाली जो रूम रेंट है या जो रोज़ की दवाइयाँ हैं वो दे के ठीक करने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत सी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो कैंसर के साथ भी इकट्ठी हो जाती हैं। मान लीजिए पेट का इन्फेक्शन है, बुखार आ रहा है, जो कैंसर से रिलेटेड नहीं है, तो हमने उसको ठीक करने की कोशिश की। इसलिए हमारे पास स्टेज 4 पेशेंट बहुत से होते हैं जो सब जगह से लाचार हो जाते हैं, मजबूर होते हैं, और पैसे के भाव में भी होते हैं। जहाँ तक मैं आपको बताऊं, एक किस्सा मैं अभी आपको सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त है, छोटा है मुझसे काफ़ी, लेकिन 20 साल तकरीबन से मैं जानता हूँ, 25-30 साल से जानता हूँ, मेरे वतन का रहने वाला है, अच्छा है। उसको मुंह में एक बीमारी हो गई कैंसर की, बकल कैविटी में। बकल कैविटी का मतलब होता है गाल के अंदर वाले हिस्से में छोटी सी एक गांठ आ गई, बहुत मामूली सी। उसने जांच वाँच कराई, पता चला ये कैंसर है। वो फ़ौरन चला गया मद्रास में बड़े अस्पताल में दिखाने, चेन्नई जिसको हम बोलते हैं। वहाँ पर उसकी सर्जरी हुई। मुझसे कोई रब्ता नहीं किया उसने, क्योंकि उसको लगा कि हमारे पास सब चीज़ सुविधा है नहीं, वाकई सही है सर्जरी नहीं होती, तो वो सर्जरी करने चले गए। उसके बाद में सर्जन साहब ने सर्जरी कर दी, फिर ठीक हो गए वो। तो उनसे कहा कि अभी तुम 3 हफ्ते रुको, फिर तुम्हारा हम पैसे हैं तुम्हारे पास? उसने कहा पैसे तो हैं। तो कहा सबसे अच्छा रेडिएशन करा देते हैं, एक वहाँ पर बड़ा रेडिएशन चलता है, प्रोटॉन नया मशीनें आई हैं, वो 45 लाख रुपए का है। वो 45 लाख रुपए का रेडिएशन भी हो गया। अब बीमारी का इतना ज़्यादा इलाज हो गया कि उसका मुंह खुलना कम हो गया, मुंह से पानी बह रहा है। और सर्जन साहब ने
कंसेशन करके 18 लाख की जगह 12 लाख रुपए लिए, 45 लाख रुपए रेडिएशन के हुए और 5-4 लाख रुपया उसने होटलों में रहने का दिया होगा वहाँ। सब मिला के वो इस पैसों से कम हो गया, लेकिन खुश बहुत है, कह रहा है बिल्कुल ठीक हो गया, मैं सही वक्त पे पहुँच गया था। तो अब इसको आप क्या कहेंगे? अभी ये पता भी नहीं है कि ठीक हुआ है नहीं। उन लोगों ने कहा कि पेट सीटी स्कैन कराने की ज़रूरत नहीं है, ये तो क्यों कराओगे तुम, डांट के भगा दिया उसे। अब फिर देखेंगे 6 महीने बाद MRI से ही सब कुछ काम हो गया, बायोप्सी हो गई, MRI हो गया। और हमें पढ़ाते ये हैं वही लोग और वही किताबें छापते हैं कि पेट सीटी स्कैन ज़रूरी है डिजीज़ को पता करने के लिए, डिजीज़ कहाँ तक गई है। तो बड़े दाम कभी कभी जो है एक्सप्लॉइट कर देते हैं हमें। इसका क्या करेंगे आप? जिसमें 10 मरीजों का जिस पैसों में इलाज होना चाहिए उसमें एक आदमी का इलाज हुआ। तो ये चीजें हैं। अब इसमें मैं क्या आपको टिप्पणी दूं, आप खुद समझदार हैं, जानते हैं। देखिए, एक बात समझिए आप, मैंने एक पैसा अर्न किया लाइफ में, अगर वो पैसा मुझे बेनिफिट नहीं दे, मुझे ज़िंदगी को बढ़ाने की कोशिश नहीं करे, ज़िंदगी बढ़ाने से मुराद ये है कि तकलीफ़ें कम करना। मैंने पहले ही कहा है कि लास्ट डे हमें मालूम नहीं होती है कि हम कब मरेंगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम ट्रेन के जाके सामने खड़े हो जाएंगे कि आज आखिरी दिन हमारा है। तो वो आखिरी दिन तो हमने खुद तय किया है ना। तो हम बात ये कह रहे हैं कि बहुत से मरीज़ों को इतना वक्त भी चाहिए होता है कि वो अपने कामों को समेट सकें, अपने कामों को निश्चित रूप से अपने परिवार में सही तरीके से बांट सकें, जो उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं उनको कम कर सकें। बहुत सी चीज़ें उन्हीं को पता होती हैं, कहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी उनकी रखी है, कौन से कागज़ कहाँ हैं। तो अगर हम उनको इतना वक्त दे दें, चाहे वो 6 महीने का ही क्यों ना हो, तो वो उनका 6 महीने का वक्त बहुत कीमती वक्त होता है, आखिरी वक्त बहुत कीमती वक्त है। इसलिए बस ये है कि उसमें बैलेंस करके चलें कि हम इतना पैसा खर्च कर पाएंगे। नहीं, डॉक्टर्स की इज्जत बहुत थी। डॉक्टर्स की इज्जत इसलिए थी कि डॉक्टर्स अपनी इज्जत कराना भी जानते थे। मैंने आपसे पहले बहुत एक वीडियो में बोला था कि एक डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट होता था, जो सिटी होती थी, जहाँ पर DM बैठता था, जहाँ SP बैठता था, वहाँ सिविल सर्जन बैठता था। 3 कुर्सियाँ होती थी अहम। उसमें एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का जो सबसे बड़ा डॉक्टर होता था उसे सिविल सर्जन बोलते थे अंग्रेज़ों के ज़माने से, बाद में वो नेम चेंज हुए होंगे, लेकिन उस डॉक्टर की बहुत अहमियत होती थी। और वो डॉक्टर सिंप्लिसिटी से लाइफ गुजारते थे और उनकी बात को पब्लिक मानती थी, ख़ास तौर से अधिकारी भी मानते थे। तो वो सिस्टम अब थोड़ा चेंज हो गया है। अब उतना ज़्यादा हेल्थ की इम्पोर्टेंस हमने नहीं दी है, चूँकि समझते हैं सब लोग कि हम भी सब डॉक्टर बराबर हैं। तो ये समाज में गिरावट तो सभी तरह से आई है। पैसे का चयन ज़्यादा है, आराम का चयन ज़्यादा है, तो वो चीज़ों ने हमें वो किया है। लेकिन ये समझिए कि आपके ये कोई ऐसा नहीं है कि ये इंडिया में ही ऐसा चेंज आया है, ये ग्लोबल लेवल पे चेंज आया है, पूरी दुनिया में ही चेंज आया है। डिमांड्स जो थी वो सबकी बढ़ गई हैं, ज़रूरतें बढ़ गई हैं। पहले टेलीफोन लग्जरी था, अब मोबाइल जो है वो हर किसी के पास होता है। फ्रिज लग्जरी था, वो भी अब लग्जरी नहीं रहा। तो AC लग्जरी था, AC तो मेरे बचपन में होते ही नहीं थे। मुझे याद है कि मेरे एक रिश्तेदार के घर में AC लगा था 50 साल पहले, तो मैं जाकर उनके कमरे के बाहर खड़े होकर नीचे पैर लगा कर देखता था कि ठंडी हवा कैसे आती है, और मुझे ये नहीं पता था कि अंदर कैसी फीलिंग होगी कमरे के अंदर जाने के बाद में। तो मैं खाली पैर से छू के देखता था कि हाँ बड़ी अच्छी ठंडी हवा आती है, तो लग रहा है कि जन्नत की खिड़की खुली हुई है यहाँ से। तो ये चीज़ें 50 साल में पूरा चेंज हो गया सिनेरियो। अब हम लोग हर वक्त AC एनवायरनमेंट में बैठते हैं। पहले जब हमारे यहाँ एक साहब ने कार ख़रीदी थी ऑटोमेटिक, तो उस गाड़ी को कहते थे हैंडीकैप कार है ये, जिसके आदमी के पास एक पैर नहीं है वो इसको चलाएगा। आपको शायद याद होगा इस बारे में, ये सन मैं बता रहा हूँ आपको 85-86 की बात है, जब कुछ कारें भारत में आना शुरू हुई थी, इंपोर्ट हुई थी बाहर से, और उनमें गियर नहीं होते थे और वो ऑटोमेटिक कारें होती थी। तो उनको हम मानते थे कि ये हैंडीकैप कार हैं, जो आज नॉर्मल कार मानी जाती है।
तो समाज तो हर तरह से चेंज होता रहता है, तो पुराने वक्त को नए से कंपेयर करना बड़ा मुश्किल है। और पहले शायद ये वजह भी थी कि डॉक्टर्स ही को मालूम था कि क्या बीमारी है, क्या ठीक करना है, कैसे करना है, और पब्लिक ओपिनियन कायम नहीं हुआ था। ऐसा सोशल मीडिया था नहीं जो हमें हेल्थ के नॉलेज दे सके, तो नॉलेज भी मिला है तो सिविल सर्जन की इम्पोर्टेंस भी कम हो गई है। ये सब कुछ मिली जुली चीज़ें हैं, इनको आप एक मापदंड में नहीं रख सकते। भारत में हेल्थ सिस्टम जो है अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है उसमें सरकारी अस्पतालों की मात्रा गिनती और उनके अंदर जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने की आवश्यकता है। अस्पतालों का नंबर भी बढ़ना चाहिए, डॉक्टरों के चयन भी ज़्यादा होना चाहिए, पलंगों की गिनती भी बढ़ना चाहिए, और जो सुविधाएं हैं, जिस तरीके से हम प्राइवेट अस्पतालों में सुविधाएं ले पाते हैं वैसे सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं में अभी अंतर है। ये समझिए कि अगर 10 और 1 का अंतर है, 10-1 का अंतर बहुत बड़ा अंतर होता है। इसको हमें कम से कम 5-10 का अंतर करना चाहिए और हमें सुविधाएं बढ़ाना चाहिए। जैसे कि गुर्दे के रोग के जो मरीज़ हैं वो बढ़ रहे हैं भारत में, जिनको डायलिसिस की ज़रूरत होती है तो डायलिसिस की मशीनें सरकारी अस्पतालों में नहीं हैं। इसी तरीके से दिल का इलाज बहुत अच्छा सरकारी अस्पतालों में आज की तारीख में नहीं है, सब प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं। ऐसे ही डायग्नोस्टिक्स हैं हमारी, जैसे कि हम सीटी स्कैन, एमआरआई, या और मैं कैंसर की बात करूं तो पेट सीटी स्कैन, ये सरकारी अस्पतालों में दुर्लभ हैं, मशीनें नहीं हैं और बहुत कम मशीनें हैं। अगर हम अपने प्रदेश की बात करें, जैसे मैं यूपी का रहने वाला हूं, तो वहाँ कुछ ही सरकारी अस्पताल होंगे जहाँ पेट सीटी स्कैन की मशीन लगी होगी, और डिस्ट्रिक्ट बहुत कम है जहाँ पर ऐसी सुविधा है। और मरीज़ जो हैं जिनको डायलिसिस कराना होता है वो गाँवों में भी है आज की तारीख में, और गाँवों में डायलिसिस की मशीनें नहीं होने की वजह से मरीज़ों को जो है इसका लाभ नहीं मिल पाता है, और वो जो है अपना जीवन दे देते हैं क्योंकि उनको डायलिसिस नहीं मिलता। और किडनी की डिज़ीज़ जो है आज की तारीख में, गुर्दे की डिज़ीज़ है, वो डायलिसिस से पता है कि हमें कि लोग जीवित रहते हैं, सालों साल जीवित रहते हैं, लेकिन ये सुविधा होना चाहिए। प्राइवेट संस्थाओं ने चैरिटी के बेसिस पे बहुत सी संस्थाओं ने इस्टेब्लिश किया है, लेकिन वो गांवों तक नहीं पहुंचता, छोटे शहरों तक नहीं पहुंचता, बड़े शहरों में ही सीमित होता है। देखिए, मैं तो डॉक्टर हूँ, मुझे क्या पता किस तरह से मरीज़ डॉक्टर को देखता है। मरीज़ का अपना नज़रिया है और उस नज़रिए को बदलने वाला या कायम करने वाला मैं कौन हूँ? मैं तो खुद डॉक्टर हूँ और ना मैं पब्लिक का ओपिनियन जान पाता हूँ। मुझे तो बस पब्लिक का ओपिनियन तभी मालूम होता है जब कोई नेगेटिव बात कोई करता है हमारे बारे में या और डॉक्टर्स के बारे में, तो लगता है। देखिए, पीड़ित आदमी जो है वो, उसको पूरी छूट है कि वो अपनी परेशानी या अपनी तकलीफ़ को पब्लिक में भी बताए। अब उसका नज़रिया अपना हो सकता है उसको फ़ायदा नहीं हुआ हो, लेकिन डॉक्टर बेचारा, तो मैंने पहले भी कहा है, डॉक्टर की जो पहुंच है वो भगवान तक तो है नहीं ना, वो तो रास्ता बताएगा खाली इलाज का। अगर ऐसा ही होता और लोग हमसे नाराज़ होते हैं कि साहब हमने क्यों नहीं बचाया मरीज़ को, तो उनको ये समझना चाहिए कि डॉक्टर साहब अपने आप को भी नहीं बचा पाते हैं, डॉक्टर्स भी तो ख़त्म हो जाते हैं। ये मैंने शुरू में भी कहा है, कोई ऐसा रेशो नहीं है दुनिया में कि जिसमें हम ये कहें कि साहब डॉक्टर्स की लाइफ जो है यहाँ 90 साल की होती है इस शहर में, और जनरल पब्लिक की लाइफ जो है 70 साल की होती है। 20 साल डॉक्टर ज़्यादा जीवित रहते हैं, ऐसा तो नहीं है। आपने देखा होगा अच्छे अच्छे डॉक्टर्स जो हैं वो बग़ैर किसी बीमारी के एक दिन में ख़त्म हो जाते हैं, अब अपने अस्पताल के अंदर ही ख़त्म हो जाते हैं। तो मरीज़ का अपना नज़रिया है। अब मरीज़ को उतनी मोहब्बत नहीं मिली जितनी वो चाह रहा था, उसकी वजह भी मैं बता दूं आपको। देखिए, हर आदमी का डॉक्टर जो होता है उसका सोचना अलग होता है, उसका समझाना अलग होता है। ये मतलब नहीं है कि वो डॉक्टर आपको समझा नहीं पा रहा है तो बहुत अच्छा डॉक्टर नहीं है, या डॉक्टर आपसे बहुत मोहब्बत से बात कर रहा है तो बहुत अच्छा डॉक्टर हो गया। तो एक होता है डॉक्टर का एटीट्यूड और एक डॉक्टर की जो है नॉलेज होती है। तो हम एज अ डॉक्टर्स पब्लिक ओपिनियन को कायम नहीं करते हैं,
पब्लिक अपना ओपिनियन खुद कायम करती है, और पब्लिक में जनरली ओपिनियन ये पाया जाता है कि डॉक्टर्स यूजुअली जो है वो पैसा ज़्यादा लेते हैं, उतना हमें सुविधा नहीं देते, या पैसा हमें लूट लेते हैं, ये भी लोग कह देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साहब लाजवाब सर्विस दे दी। तो ये नज़रिए की बात है। मिसाल के तौर पे मैं एग्जाम्पल दूँ आपको, 2 एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। एक ही तरीके का पैसा खर्च होगा, लेकिन एक डॉक्टर बदनाम हो जाएगा, दूसरा डॉक्टर बहुत नाम कमाएगा। एक बच्चा है जो पेट में है माँ के, और उसकी ऐसी पोजीशन है उसकी कि बहुत कम डॉक्टर्स हैं जो उसको निकालने को तैयार हैं। उसका प्लेसेंटा जिसको बोलते हैं वो इस पोजीशन पे है कि मालूम है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, और ये भी मालूम है कि ऑपरेशन भी बहुत कम डॉक्टर कर पाएंगे। तो वो मरीज़ जो है, जो माँ है या उसके घर वाले हैं जो पैदा कर रही है बच्चे को, या उसका पति है, वो डॉक्टर्स को ढूंढेंगे। तो डॉक्टर्स का अलग अलग पता चलेगा कि एक अस्पताल में साहब 5 लाख में ऑपरेशन होता है और 10-12 लाख रुपए का खर्च होगा, और वहाँ वो कामयाब हो जाता है डॉक्टर, और बच्चे को पैदा करके और घर भेज देते हैं। तो लोग मिठाई बांटते हैं, खुश होते हैं। एक मरीज़ आता है कैंसर का, उसके विपरीत है, वो बीमार है, सब मना करते हैं। कोई डॉक्टर साहब मान के कहते हैं कि भाई मैं कोशिश करूंगा, आप वहाँ चले जाते हैं, आप 10-12 लाख वहाँ खर्च करते हैं, मरीज़ मर भी जाता है, लेकिन मरीज़ की 6 महीना लाइफ बढ़ जाती है, या 6 महीने आपके साथ और रहता है। तो वो याद करते हैं कि साहब इतने पैसे खर्च हो गए हमारे। उस वक्त हम वो भूल जाते हैं एज अ मरीज़ कि जब हम डॉक्टर साहब के पास गए थे तब भी हमें मालूम था, उन्होंने भी वादा नहीं किया था कि ठीक कर दूंगा, लेकिन हम कहते साहब कोशिश कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। तो वहाँ मातम बनता है, पैसों की बर्बादी भी होती है, और बुरा भला भी डॉक्टर साहब सुनते हैं। तो 2 नज़रिए अलग अलग हैं, ये चीज़ बताना है। तो पब्लिक का ओपिनियन पब्लिक खुद कायम करती है, और मैं कलेक्टिव ओपिनियन पे टिप्पणी करने वाला कोई हूँ नहीं।